अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आई वेलकम देम ऑल टू टुडेज़ लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर उसके दो तीन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ कि बहुत सारे लोग जो आज के सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे, आई जस्ट वांट टू लेट गो ऑफ देम फियर कि बहुत सारे जगहों पे और जब भी हमारा एक्सपोजर होता है या बहुत सारी अकेडमीज़ में जहाँ पे हम जाते हैं, तो एक ख़ास किस्म का जो फ़ियर है वो इनकलकेट कर दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि शायद CSS इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एंड इट्स सच अ हार्ड नट टू क्रैक कि हम नहीं कर पाएंगे, या पता नहीं कितना ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड है इसके लिए, या कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड दे जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड और वो प्रेपरेशन अपनी नहीं कर पाते प्रॉपर। सो इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि हाउ टू लेट गो ऑफ योर फियर। देन सेकेंडली वी विल डिस्कस व्हाट आर सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर अटेम्प्टिंग योर पेपर, बिकॉज CSS के एग्ज़ाम के अंदर दैट 100 मार्क्स इज़ गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर फेट। और वो 100 मार्क्स उन 3 घंटे के अंदर आपने अटैम्प्ट करने हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उस पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक है, अगर आप जो है बेसिक्स आपको पता है कि हाउ टू अटैम्प्ट अ क्वेश्चन, हाउ टू बेसिकली स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन, देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। रेस्ट ऑफ द 50% इज़ हाउ मच नॉलेज डू यू हैव और आप उसको कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। सो सेकेंडली वी विल डिस्कस दिस। And thirdly, one of the most important things which I mentioned at number 5 in the outline of the lecture which I gave is critical thinking. कि what is the method of critical thinking? कि ये लफ्ज़ तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि critical thinking क्या है, but when we will discuss this, you guys will come to know कि it's not such a difficult thing. So ये 3 बेसिक चीज़ें जिनके ऊपर हम जिक्र करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हुए यू गाइस कैन पोस्ट इन कमेंट्स और आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम जितने बेहतर तरीके से मैं कर सका। सो शुरू करते हैं जी। पहले तो मेरा तारुफ, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मेरा ताल्लुक़ 46th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से है। 2017 में मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया एंड आई वॉज एलोकेटेड टू फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आई वॉज 56th इन पाकिस्तान and alhamdulillah up till now I am having a great career. It's a job, it's a duty, and I think it is a great honor for me that I am serving and I have been a part of multiple initiatives which are being done and taken in the foreign office. So currently I am looking after Afghanistan desk. It has been a great experience up till now क्योंकि पिछले 3-4 महीने में when I have been serving in foreign office, तो a lot of political events have been happening, जिसमें तालिबान US पीस डील शामिल है, जिसमें अब्दुल्ला अशरफ गनी का पॉलिटिकल एग्रीमेंट शामिल है। सो देयर इज़ अ लॉट टू सी एंड यू गेट अ चांस टू कंट्रीब्यूट इन दी ग्लोबल अफेयर्स। तो CSS की तैयारी के दौरान तो हम इन चीज़ों को सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, बट इट्स अ ग्रेट ऑनर जब आप डायरेक्टली उन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। It's a great job and I recommend everyone to go for this exam because this gives you with an opportunity to serve your country and to serve your nation. So this was my introduction. जहाँ तक बात रही कि मेरा पिछला बैकग्राउंड क्या है, so I have done electrical engineering from UT Lahore and then I worked in Coca-Cola Pakistan for around 1.5 years. It was a great experience, but I realized that I am not a corporate guy और मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर शायद ना कर सकूँ ज़िंदगी भर। देन आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब एंड आई वांट टू गो फॉर CSS. सो आई रिज़ाइंड इन अराउंड October 2016 एंड आई जस्ट हैड 3 months फॉर माई CSS प्रेपरेशन. बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये गलत है, जो लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में हमने तैयारी की है वो गलत कहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. तो I would say that this is not something which is undoable. This is very doable. It can be done in 3 to 4-5 months depending upon your academic background. अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, आपका knowledge sufficient है, तो it is not a preparation of more than 3 to 4 months. But the
क्राइटेरिया इज़ कि आपने 100% अपनी एफर्ट डेडिकेट करनी है फॉर 3 to 4 months. इट्स नॉट लाइक कि आप 3-4 महीने में जॉब भी कर रहे हैं और सारा कुछ साथ साथ कर रहे हैं, सो दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट. You need to give your 100% of dedication, focus to whatever you are doing. So 3 to 4 months I prepared for CSS. I made some mistakes as well. For instance, कुछ लोगों ने मुझे recommend किया कि आप पंजाबी रखें, since most of the people living in urban areas don't have a good hold in the regional languages. तो इतने अच्छे से मुझे पंजाबी नहीं आती थी, though I have lived in Punjab all my life, but it did not pay me off very well. So आज मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से भी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, I will share them as well. So then I decided to leave my job and give my attempt for CSS exam. That was the only attempt which I gave, and after that I went to IBA Karachi. I did my MBA there, and meanwhile I got cleared in the CSS examination, and then I joined foreign service. So that is all about me. Topperzin, I have taught for around 6 months at Topperzin. I was teaching current affairs, international relations and international law, and my experience with the academy is great. Sir Ehsan, who is the principal of the academy, is a very dedicated person. He tries his best to bring as good faculty as he can. जिस हद तक वो students को support कर सकते हैं वो करते हैं, and he does as much as possible. So my experience with Topperzin has been extraordinary because मेरा personal experience है 2-3 academies के साथ which I have been associated with. रिटर्न की प्रेपरेशन के लिए, कहीं पे इंटरव्यू के लिए, सो you try all the sources and all the channels, and then I have been teaching at Topperzin as well, so it's a great place, and I think you guys can do a great job if you study here. Secondly, coming on to the next most important part of the lecture, which is CSS exam and the paper and how you need to attempt this exam. So basically I'll start my lecture from the first point, which is कि don't be afraid of anything. ये बहुत important एक चीज़ है, because what I have experienced myself is कि जैसे ही कोई बंदा CSS के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने लगता है, there are so many people who start demotivating you, और वो आपको कहना शुरू हो जाते हैं कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग, आप ये ना करें, आप कुछ और कर लें, समथिंग विच इज़ लेस रिस्की, जिसमें ज़्यादा रिज़ल्ट्स जो हैं वो अचीवेबल हैं, और दे ट्राई इन एवरी पॉसिबल वे टू डीमोटिवेट यू. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस के देयर इज़ नॉट एनी क्राइटेरिया कि कोई बंदा कितना पढ़ा लिखा और कितना नॉलेजेबल होगा तो वो CSS क्लियर कर सकता है. इट्स एन एग्ज़ाम फॉर अ जॉब, जो उस जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, एंड यू जस्ट अपीयर इन दैट एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, और अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, यू कैन ईजीली मेक इट थ्रू. मेरी इस 1.5-2 साल के जर्नी के अंदर आई नेवर सॉ एनी वन और आई नेवर एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि ये कोई बहुत बड़ी बला है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन माइंड that it is not at all difficult. Secondly, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ लें, 15 किताबें पढ़ लें, 20 किताबें पढ़ लें, then there is a surety कि आप उस एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हैं उस पेपर को. I think this is a totally wrong conception. The point is that you have only 30 to 35 minutes for attempting one question, and it is true for every exam excluding the essay, कि आपने 35 से 40 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, and there is only limited amount of content which you can write in any of the answers. 35 से 40 मिनट के अंदर आप एक टॉपिक के बारे में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव रिटन सफिशेंट इन्फॉर्मेशन कि एग्जामिनर को लगता है कि ही नोज़ अबाउट इट, ही हैज़ अ गुड एनालिसिस अबाउट द टॉपिक, एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, और ये चीज़ों को परसीव कर सकता है, ही विल गिव यू मार्क्स. कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी बात पे आपको जज करेगा, या उसको किस तरह पता लगेगा कि इस बंदे ने 10 किताबें पढ़ी हैं या इसने 1 या 2 किताबें पढ़ी हैं. सो वी विल कम टू दिस पॉइंट इन अनदर पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि हाउ टू प्रिपेयर और किस तरह आपने जो है वो एफिशिएंट स्टडी करनी है, इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है, रादर दैन कि आपने बस किताबें सामने रख ली और आप पढ़ते जा रहे हैं. ओके, सो CSS के एग्ज़ाम पे आते हैं. सो एवरी पेपर इज़ फॉर 100 मार्क्स. यू हैव टू चूज़ 12 सब्जेक्ट्स. मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट. और उसमें से आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं विच आर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, एंड 20 मार्क्स आर फॉर MCQs. MCQs के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर ऑन एवरेज 10 to 15 मार्क्स. 20 में से अगर किसी के 10 से 15 नंबर आ गए हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर शायद बहुत कम लोगों के आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी रिक्वायर्ड होती है और इट्स नॉट दैट यूज़फुल कि आप इतना ज़्यादा टाइम MCQs के ऊपर स्पेंड करें. रादर दैन दैट, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर सब्जेक्टिव पार्ट इन अ गुड मैनर और आपने अच्छे तरीके से उसकी तैयारी की है, दैट विल इंश्योर कि आपके 60 to 70% MCQs वहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड इफ़ यू वांट टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, गो थ्रू MCQs ऑफ पास्ट पेपर्स, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि MCQs किस नेचर के आते हैं. एंड यू कैन गेस वेल एज वेल. 4-5 आपको गेस भी करने पड़ते हैं, सो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड गेस. सो दैट इज़ अबाउट द MCQs. कमिंग टू द एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पार्ट. सो बेसिकली 2 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं CSS के एग्ज़ाम के अंदर. वन आर द डिस्कशन क्वेश्चंस के जिसके अंदर आपने डिस्कशन करनी होती है, एंड सेकंड आर द एनालिटिकल क्वेश्चंस. दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स. इसके अलावा वो इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर देगा कि आप इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, इसका कंक्लूजन बताएं, इसके ऊपर अपना एनालिसिस दे के आप आर्गुमेंटेशन करें कि कौन सा आइडिया बेहतर है. सो देयर आर अदर टाइप्स. So discuss and analyze. These are 2 basic types of question. Basic structure of the question remains the same. You have to give an introduction, then there is the body part जिसके अंदर आपने argumentation करनी होती है, and there is the conclusion part. So your introduction starts from the basic definition and the concept of the question. कि for instance we take an example question कि US अफगान पीस डील के ऊपर आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है. सो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट? यू नीड टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन सच अ मैनर इट लुक्स लाइक अ स्टोरी. Okay, so every answer which you are writing in the subjective part is a story which you are telling to the examiner कि इसके ये ins and outs हैं, this is the basic history, जो उसकी इसका historical aspect है, then these are the arguments जो मैं दे रहा हूँ, and then this is the conclusion that how this peace deal will turn out and what will be the output of this peace deal. Okay, so I chose this as a question because मैं शायद आपको बेहतर तरीके से ये बता सकूँगा, साथ साथ शायद आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा. सो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उस जो क्वेश्चन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. सो फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट डिस्कस US तालिबान पीस डील and what will be the future outcome of this peace deal in the perspective of Afghanistan. सो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आप इस पीस डील के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. हाउ वी लेड टू दिस पीस डील, व्हाट इज़ द effort which has been done. The effort started in 2009 and 10, then there were these hurdles, and you need to give a basic introductory 2 to 3 paragraphs, maybe half page, 1 page, not more than that. So that will cover your introduction part. Then secondly comes your explanation part or discussion part or analysis part depending upon the question. अब अगर आपको उसके ऊपर डिस्कशन आई है, so this means that you have to structure your arguments in such a way कि आपने उस क्वेश्चन के जो उसने पूछा है उसके सारे एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो व्हाट आर दी एस्पेक्ट्स ये हैं कि उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके जो सिविल वॉर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डायनामिक्स इन अफगानिस्तान, किस तरह से अफगानिस्तान की एक ट्राइबल सोसाइटी इस डील को अडॉप्ट करेगी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द डिस्कशन एंड यू हैव टू गिव योर
आर्ग्यूमेंटेशन इन सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक अ स्टोरी। आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस किया एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। और अगर 30 to 35 मिनट्स आपने क्वेश्चन को एलोकेट किए हुए हैं, सो दिस मीन्स के यू विल राइट एटलीस्ट 12 to 15 arguments and the length of your question will be around 4 to 6 pages. 4 to 6 pages means 4 to 6 sides. अब आपने चाहे 12 किताबें पढ़ी हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक के ऊपर, या आपने एक टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ के उसको समझ लिया है, that is equivalent, because in 35 minutes you have to write 6 pages and you can only write limited information in your answer. ओके, सो वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंदर आपने बेसिक बताया, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की, थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव दिया, हाउ वी लेड टू दिस पीस डील, एंड देन यू स्टार्टेड द डिस्कशन पार्ट। डिस्कशन के अंदर आपने उसके ऊपर डिस्कशन की, व्हाट आर गोइंग टू बी द इम्पैक्ट्स, व्हाट आर गोइंग टू बी द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट विल बी गोइंग टू बी द फ्यूचर आउटकम, और ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने एक डिस्कशन की, एंड देन यू एंडेड योर आंसर ऑन द कंक्लूजन। Your conclusion has to be based on your argumentation or discussion जो कि आपने क्वेश्चन के अंदर की है। Conclusion cannot come around from somewhere else, और कोई और नई बात आपने उठा के conclusion में लिख दी। So this is the basic structure of the answer. अब स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस कर लिया और हमने ये देख लिया कि 4 to 6 पेजेस हैं, तो इसके अंदर अब हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर, कंक्लूजन इज़ क्लियर। इंट्रोडक्शन इज़ अबाउट द क्वेश्चन कि उसने पूछा क्या है, डू यू अंडरस्टैंड इट, आपने उसको जनरल एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन कंक्लूजन के अंदर आपने पूरा जो अपनी एक जिस्ट थी, जो आपकी आर्गूमेंटेशन थी, आपने उसको कंक्लूड कर दिया इन योर फाइनल वर्ड्स दैट इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट द पीस डील्स फ्यूचर इज़ एसोसिएटेड विद इंटर अफगान नेगोशिएशंस। और किस तरह से इस पीस डील की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। दो इट सीम्स डिफिकल्ट दैट दिस डील विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट वी आर मूविंग टू फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ऑल द पार्टीज आर कोलैबोरेटिंग टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डील। सो दिस कैन बी अ गुड कंक्लूजन के जिसके अंदर आपने पूरी जो अपनी आर्गूमेंटेशन दी, यू जस्ट कंक्लूडेड इट वन पैराग्राफ। अब आगे आर्गूमेंटेशन की बात। सो डिस्कशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपने 12 से 15 पॉइंट्स अपने देने हैं। सो 12 से 15 पॉइंट्स आप देंगे। अब हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि उस हर पॉइंट के अंदर क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है। सो किसी भी पॉइंट के अंदर आपने एक बेसिक आइडिया दिया विच इज़ योर आर्ग्यूमेंट, सपोजिटली कि यूएस तालिबान पीस डील के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अब दिस इज़ अ पॉलिटिकल थिंग, बट एक जनरली आर्गूमेंटेटिव पैराग्राफ के अंदर 3-4 बेसिक एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। एक तो ये कि उसके अंदर एक आइडिया हो, सेकेंडली ये कि उसको आपने किन लॉजिक्स के साथ सपोर्ट किया, थर्ड ये कि आपने उसके अंदर कोई एग्जाम्पल या कोई कोटेशन या कोई ऐसी चीज़ लिखी है विच विल बी योर रेफरेंस। सो दीज कंबाइन टू फॉर्म वन आर्ग्यूमेंट। और आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उसको आपने कंक्लूड किया, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, और इस तरह आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में अपनी आर्ग्यूमेंटेशन या डिस्कशन को लिखना है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। आलिया ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी गिव हेडिंग्स इन द डिस्कशन। Yes, you need to give headings in the discussion, because the thing is कि the system which we are a part of, उसके अंदर there are so many papers and examiner has a human capacity कि वो एक limited number of time के अंदर जितने भी पेपर चेक कर सकते हैं, उनको हर पेपर को डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। So whatever idea you are giving in the discussion argument जो आप लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है, और उस आइडिया के ऊपर आप एक हेडिंग लाजमी दें जिससे ये आइडिया हो सके कि आपने इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है। सही है। सो इफ़ द एग्जामिनर माइट नॉट बी रीडिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड द एंटायर आंसर, तो ही विल नो कि आपने इन सारे पैराग्राफ्स के अंदर क्या आर्ग्यूमेंटेशन दी है और आपने क्या चीज़ लिखी हुई है। ओके, सो इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दी, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्वेश्चन के पार्ट्स को जो है मेंशन किया,
जिसमें आपने बताया कि यूएस तालिबान पीस डील क्या है, इसका प्री टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। वेरी ब्रीफ, वेरी कंसाइज। लिखने को आप इसके ऊपर 10 सफ़े भी लिख सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड। द नीड इज़ कि आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें सो दैट द एग्जामिनर नोज कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में। देन यू एज यू मूव ऑन टू द डिस्कशन, तो आपने 12 से 15 पैराग्राफ्स बना दिए जिसके अंदर आपने अपना आर्ग्यूमेंट लिखा, आपने उसके साथ एग्जाम्पल दी, आपने उसके साथ कोई कोटेशन लिखी, कोई रेफरेंस दिया इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट। 12 से 15 आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए एंड देन यू कंक्लूड योर आंसर based on these arguments. So now after listening to all of this, you all will realize that this is actually a story which you are narrating in the exam. So you have to, connect one part from the other. The discussion originates from the introduction and the conclusion originates from the discussion. So it becomes a whole one answer. और अगर आपने ये तीनों चीज़ें अपने आंसर के अंदर लिख दी हैं in good language, with good argumentation, with good examples, तो 20 में से there is no reason कि आपको 12 से 15 नंबर ना मिलें. Okay? And this is what you need. If you are attempting 4 questions और हर question के अंदर आपके 12 नंबर आ जाते हैं, so this easily takes your score above 50, and that is what is required. कि आपने हर question के अंदर 12 से 15 नंबर स्कोर करने हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट योर आंसर इन CSS एग्जाम. कोई फिलॉसफी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ अस नो जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज. दिस इज़ एन एग्जाम ऑफ जनरल नॉलेज एक्सक्लूडिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऑब्वियसली आपको जो नॉलेज होगा, जो चीज़ें आपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी होंगी, यू विल structure your answer in this way, and you can basically make this entire answer based on your knowledge जो कि आपको selective subject की है. So paper attempting technique के अंदर पहला हमने cover कर लिया कि what is going to be the content, arrangement and structure of answer. 3 parts: introduction, discussion and conclusion. Introduction will be basic, discussion will have the argumentation with examples and references and all those things. With 12 to 15 arguments, this is sufficient, and the discussion will lead to a conclusion. ठीक है जी. और इसके लिए जो पेजेस हैं 4 to 6 पेजेस आर सफिशेंट. ये एक बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी कितनी लेंथ होनी चाहिए आंसर की, बहुत लंबा होना चाहिए, 10 सफ़ों का होना चाहिए, 2 का हो तो क्या होगा. 4 to 6 पेजेस आर सफिशेंट. बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर आपने आधा घंटा आपके पास एक सवाल के लिए है ऑलमोस्ट, एंड आपने 2.5 घंटे के अंदर 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, सो यू कैन नॉट गिव टाइम ऑफ वन क्वेश्चन टू अनदर वन. सही है. एक क्वेश्चन का टाइम अगर आपने दूसरे क्वेश्चन को दे दिया तो एक में तो शायद आपके 12 की बजाय 14 नंबर आ जाएं, बट यू विल मिस दी सेकेंड क्वेश्चन जिसमें शायद आपके 8 या 10 नंबर आ सकते थे. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिनेंट अबाउट दिस कि जिस क्वेश्चन का जितना एलोकेटेड टाइम है, इफ़ यू हैव एलोकेटेड 30 to 35 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, डू नॉट गिव मोर टाइम टू दैट आंसर. ठीक है जी, क्योंकि वो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम लेके. सो 4 to 6 पेजेस आर सफिशेंट. उमर यूसुफ ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू गिव एग्जाम्पल्स. देखिए, आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई रेफरेंस, कोई चीज़ देना जरूर. फॉर इंस्टेंस कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है, एंड आई एम गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट कि जी पाकिस्तान में जो फीमेल एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, एंड आई गिव अ नंबर और अ रेफरेंस कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन का लिटरेसी रेट है इट इज़ दिस. सो दिस सब्सटेंशिएट्स माई आर्ग्यूमेंट कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया है दिस इज़ अ न्यूमेरिकल फिगर और दिस इज़ अ रेफरेंस ऑफ द स्टेटिस्टिकल नंबर कि ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये ठीक है. सो यू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट. ओके, सो दिस इज मेंट बाय एग्जांपल्स. इस तरह ही आपने और एनीथिंग यू कम अक्रॉस यू नीड टू गिव एग्जांपल्स एंड रेफरेंसेस टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन.
अभी एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि जी हेडिंग्स देना ज़रूरी है कि नहीं. सो हेडिंग्स आर पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एज वेल. यू नो, व्हेन द पेपर कम्स इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, knowledge is one part. If your paper looks good, obviously you are going to get at least 5 to 10 extra marks for your presentation if your paper is neat, कि आपकी writing legible है, आपने clear लिखा हुआ है, चीज़ें mix up नहीं की हुई हैं, you have written in a proper way, paragraphs की form में. You have started one argument in one paragraph and ended it with the end of that argument. Then you start a second paragraph और आपने उसको proper end किया हुआ है. So this concludes to presentation. Presentation के अंदर on the top you have to, अब now this is a live session and we don't have a board, but as we move along और अगले lectures होंगे, so I'll tell you on the board as well, और मैं आपको लिख के कोशिश करूँगा कि slides के अंदर proper बता सकूँ कि किस तरह से आपने रिटन फॉर्म में क्वेश्चन को अरेंज करना है. सो ऑन द टॉप यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1, क्यू नंबर 1 टू सेव योर टाइम. पूरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू थिंक कि आपकी राइटिंग स्पीड है, राइट क्वेश्चन नंबर 1. देन गिव द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन. फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन इज व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ US तालिबान पीस डील एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी इट्स फ्यूचर. तो यू विल गिव हेडिंग US तालिबान पीस डील एंड इट्स फ्यूचर, एंड देन यू विल राइट दी हेडिंग इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे. ओके, सो देर इज़ यू नो नॉट एनी नीड कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दें. इट हैज़ टू बी क्रिस्प, कंसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर आपने बेसिक चीज़ें मेंशन की होंगी. देन ऑन द नेक्स्ट पेज you will give the heading discussion, and then you will start giving headings for your arguments. हर आर्ग्यूमेंट की आपने एक हेडिंग बनाई, उसके अंदर एक एग्जांपल दी, देन यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, उसकी आपने हेडिंग दी, एंड देन यू मेंशन द एग्जांपल. इस तरह चलते गए, एंड एट द एंड यू गिव द हेडिंग ऑफ कंक्लूजन, और कंक्लूजन के अंदर आपने कंक्लूजन लिख के यू ड्रॉ अ लाइन एट द एंड which shows that this is the end of my answer, and then you move on to the next question. So this is the basic presentation technique. Most of us know it. जो कि मैट्रिक FSC से आते हैं उनको पता है कि प्रेजेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बट सम ऑफ द पीपल जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, OA लेवल्स का, उसमें इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता. बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पेपर्स टीचर्स को प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली चेक करवाएं. ट्राई टू राइट नीट. हेडिंग्स आपकी बोल्ड होनी चाहिए, मार्कर से होनी चाहिए. आपने जो लिखा हो, आई यूज बॉल पॉइंट, जो अच्छी इंक वाली होती है, यू कैन यूज़ पॉइंटर. ट्राई टू यूज़ ब्लू, डोंट यूज़ एनी अदर कलर्स. लोग ब्लैक यूज़ कर रहे होते हैं या और मुख्तलिफ कलर्स, सो ओनली यूज़ ब्लू कलर. दिस इज़ द ऑफिशियल, ब्लैक ब्लू इज़ द ऑफिशियल कलर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अलाउड है ऑफिसर्स को यूज़ करने के लिए. ओके, सो योर पेपर शुड बी नीट, योर राइटिंग शुड बी लेजिबल. आपने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स मार्कर से बनानी है, और उसके बाद आपने नीट एंड क्लीन पेपर अटैम्प्ट करना है. देयर हैज़ टू बी नो कटिंग, और कोई आपको काटने की और चीज़ें जो है वो वाइटनर यूज़ करने की और इस तरह की चीज़ों से कोशिश करें कि परहेज़ करें. दिस पुट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट. सो अगर कोई चीज़ आपने काटनी है, इफ़ यू थिंक यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, जस्ट ड्रॉ टू ब्रैकेट्स अराउंड इट, और उसके दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर क्रॉस लगा दें. दैट एक्सक्लूज इट्स. उसको पूरा ब्लू करने की, काटने की और इस तरह की चीज़ें करने की देयर इज़ नो नीड. जस्ट पुट 2 ब्रैकेट्स जो कि आपकी गलती हुई है, और उसके ऊपर क्रॉस लगा दें. दिस इज़ सफिशेंट टू टेल द एग्जामिनर कि जी ये जो है एक्सक्लूड कर दिया है, और बाकी चीज़ें जो है आप उनकी तरफ उनको आप पढ़ सकते हैं. ओके, सो एक्यूरेसी. Accuracy is very important in paper attempting. This is one of the biggest problems कि बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम में फेल होते हैं. Accuracy here means कि आपने जो क्वेश्चन आपको पेपर में आया है उसको प्रॉपरली समझना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, एंड योर आंसर हैज़ टू बी एक्यूरेट, कि जो उसने चीज़ आपसे पूछी है आपने वही उसको बतानी है. ऐसा नहीं है कि आपने US तालिबान पीस डील उसने आपसे पूछी और उसका फ्यूचर पूछा है, और आप उसकी सारी हिस्ट्री बता दें कि जी रशियन इन्वेजन से पहले अफ़गानिस्तान में ये था, और फिर रशियन इन्वेजन हुई 79 में, उसके बाद ये हुआ, और फिर US ने हमला कर दिया. दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. योर इंफॉर्मेशन एंड
your answer has to be accurate according to the question which is being asked. ठीक है, सो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगें उससे पहले ट्राई टू रीड द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स. 2 से 3 दफ़ा आपने क्वेश्चन को पढ़ना है. अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन अ क्वेश्चन. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आप अंडरलाइन करके हाउ विल यू गो अबाउट इट. सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 important parts. One is US तालिबान पीस डील, क्या आपने इसके ऊपर फोकस करना है, एंड 60 to 70% ऑफ योर आंसर विल बी अबाउट दिस. एंड सेकेंड थिंग इज इट्स फ्यूचर. So 60% आंसर इज अबाउट द पीस डील, इट्स एनालिसिस, इट्स डिस्कशन कि इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और ये सब चीज़ें. 20% और 25% is going to be your future, कि इस पीस डील का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उसने 2 बेसिक चीज़ें पूछी हैं. फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पीस डील, एंड सेकेंड थिंग इज इट्स फ्यूचर. एंड उसके बाद 10 to 15 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन आ जाएगा. सो यू मस्ट रियलाइज कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पूछी गई है. मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि उन्होंने देखा कि जी US तालिबान आ गया, वो हिस्ट्री से शुरू हुए और सारा कुछ उन्होंने बगैर सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है. और एंड पे आपको अगर आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, इट विल बी नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज़ आस्क्ड, तो वो आपको 20 में से 3-4 नंबर देगा. एंड दिस इज़ व्हाट गेट्स यू फेल्ड. इट्स नॉट कि लोगों को आता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को आता होता है, बट द थिंग इज कि देयर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रेलिवेंट, इट्स नॉट एक्यूरेट. सो ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द आंसर. उसको आपने समझना है, उसको समझने के बाद उसको ब्रेक डाउन करें. उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अपने माइंड के अंदर एक मैप बनाएं कि आपने हर पार्ट के आंसर को कितनी वेटेज देनी है और आपने कितना लिखना है उसके ऊपर. अब ऐसा मत हो कि आपने आंसर आपका था US तालिबान पीस डील के फ्यूचर के ऊपर और आपने 3 सफ़ों का इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचा तो आपने 1 सफ़े पे आर्गुमेंटेशन लिख दी. दिस इज़ व्हाट विल गेट यू फेल्ड. सो इंट्रोडक्शन is just maybe 1 page or half page, not more than that. 4 to 5 pages are going to be your analysis, your discussion regarding the topic जो कि उसने आपसे पूछा है, and last 1 page is going to be your conclusion or a half page, depends on you कि आप उसको किस तरह से अरेंज करते हैं. But 60 to 70% आंसर जो है वो जो चीज़ उसने आपसे पूछी है उसके बारे में लिखनी है. सो हेडिंग्स एंड रेफरेंसेस उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, डिस्कशन की हेडिंग देनी है. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज हेडिंग्स? द ओनली पर्पस इज़ कि जो बंदा आपके आंसर को पढ़ रहा है ही गेट्स अ क्लैरिटी कि आपने अपने आंसर को किस तरह से अरेंज किया. उसको पता हो कि अच्छा ये पहले सफ़े पे इसका इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर इसने इस चीज़ को मेंशन किया, ये इसने डिस्कशन शुरू कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स इसने डिस्कस किए हैं और उसकी बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाला है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट बिकम्स मोर रीडेबल, इट बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल और इट बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंडेबल कि आपने आइडिया क्या प्रेजेंट किया है. रेफरेंसेस देखें, वैसे तो हम में से हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि समझता है कि हम उस्ताद हैं और हमें सब कुछ पता है. बट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन आंसर, तो आप जब तक रेफरेंसेस नहीं देंगे, दिस विल नॉट सब्सटेंशिएट योर आर्गुमेंट. आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट सिटिंग देयर अटेम्प्टिंग एन एग्ज़ाम और मैं कुछ पढ़ के चला गया और मैंने पेपर दे दिया. हाउ विल आई मेक द एग्जामिनर रियलाइज कि मैं जो बात कह रहा हूँ उस आर्गुमेंट के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, इट इज़ कन्विंसिंग, इस आर्गुमेंट की वेटेज है. दैट विल बी थ्रू रेफरेंसेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि US तालिबान पीस डील सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो हो जाएगी. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, यू हैव टू गिव योर आर्गुमेंटेशन वाई यू थिंक दैट दिस डील इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. इसके अंदर आप वर्ल्ड लीडर्स का ओपिनियन देंगे, इसके अंदर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देंगे, इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स देंगे, इसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, विच विल सब्सटेंशिएट योर आंसर. कहानियाँ किसी हद तक अहम हैं, बट उन कहानियों को सब्सटेंशिएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए रेफरेंसेस आर अ मस्ट.
So you can mention some good newspaper source, you can mention some good book, कोई बहुत बड़ा ऑथर है उसके व्यूज़, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें रेफरेंसेस की फॉर्म में दी जा सकती हैं इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट योर आंसर और योर आर्ग्यूमेंट। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली। इट हैज़ टू बी 4 to 6 पेजेस, 6 पेजेस एट मैक्स। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर है और इसके ऊपर मज़ीद लिखे जाने की ज़रूरत है तो 7 इज़ द लिमिट, not more than 7, because if you will write more than 7 pages other questions will suffer. Okay, so you need to ensure कि आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे रहे हैं because they carry equal marks, और आपने हर क्वेश्चन को उसके एलोकेटेड टाइम के अंदर लिखना है। अब अगर किसी की राइटिंग बहुत खुली है या किसी की बहुत तंग है तो ऑब्वियसली ही और शी कैन डील विद इट अकॉर्डिंगली, बट नॉर्मल जो लेंथ आंसर की रिक्वायर्ड है विद नॉर्मल राइटिंग साइज और आप खुला खुला ना लिखें, दैट इज़ 4 to 6 पेजेस, दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, एंड बिलीव मी उन 35 मिनट के अंदर 6 सफ़े लिखना इज़ रियली समथिंग, क्योंकि आपने करेक्ट लिखना है, आपने साफ लिखना है, आपने क्लियर लिखना है, आपने आर्गूमेंट बना के लिखना है, एंड यू हैव टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली। सो 6 पेजेस इफ़ यू राइट इट वेल, गुड टू गो। देयर इज़ नो नीड कि आप 10 सफ़े ही भरेंगे तो आपको जो है ना वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 6 सफ़े अच्छे तरीके से लिख लेते हैं दैट इज़ सफिशेंट। आई विल टेल यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। इन एसेज पेपर बहुत सारे लोग 22-23 पेजेस लिखते हैं, मीन्स 2200-2300 वर्ड्स। आई जस्ट रोट 16 पेजेस, ठीक है, बिकॉज आई ट्राइड टू इंश्योर क्वालिटी, और उसके अंदर रेफरेंसेस और वह सब चीज़ें आई ट्राइड टू मेंशन एज मच एज आई कैन। बहुत सारे टीचर्स से यहाँ तक कि मैंने डिस्कस किया कि जी मैंने तो 16 पेजेस कैसे लिखे हैं एंड जस्ट 1600 वर्ड्स, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत छोटा है। दैट डज नॉट मैटर इफ़ योर कॉन्टेंट इज़ ऑफ क्वालिटी। अगर आपने आर्गूमेंटेशन प्रॉपर की है 4 to 6 पेजेस आर फाइन। ठीक है जी। अच्छा, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि द रीज़न इज़ कि योर होल पेपर इज़ लाइक अ बुक, और आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर रहा है एग्जामिनर। सो जब भी आप किसी से जाके मिलते हैं या किसी से बात शुरू करते हैं, योर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड योर लास्ट इम्प्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दरमियान में कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, कुछ ठीक होता है, कुछ गलत होता है, बट यू नीड टू स्टार्ट वेल एंड यू नीड टू एंड वेल। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वट क्रिएट्स योर इम्प्रेशन, एंड 15 to 20 मार्क्स इन योर पेपर आर बिकॉज ऑफ योर इम्प्रेशन। कि वट इज़ द इम्प्रेशन विच एग्जामिनर हैज़, कि आप हाउ मच डू यू नो, आपको कितना आता है, आप कितना बेहतर लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम विल बी योर बेस्ट क्वेश्चन। आपके सामने पेपर आया, 5 से 10 मिनट आप उस पेपर को देखेंगे एंड यू विल वॉच कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है और मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आता और कौन से मैंने अटैम्प्ट करने हैं। सो यू विल राइट 1 2 3 4, यू विल डिसाइड दिस एट द स्टार्ट ऑफ द पेपर कि ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा आता है, सो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई विल बी गोइंग टू अटैम्प्ट। उसकी आप प्रॉपर हेडिंग्स बनाएं, जितना बेहतर आप उसको लिख सकते हैं लिखें, सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इट। सपोज यू राइट इट वेरी वेल और आपको 15 नंबर उसमें मिल गए, देन योर सेकेंड क्वेश्चन इज़ नॉट गोइंग टू बी जो कि आपको सेकेंड नंबर पे सबसे अच्छा आता है। यू नीड टू सेव इट फॉर द लास्ट क्वेश्चन, कि आपका जो आखिरी क्वेश्चन हो वो वाला क्वेश्चन हो जो आपके सेकेंड नंबर पे अच्छा आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको सारे, क्योंकि द स्कोप इज़ सो वाइड और इतनी ब्रॉड स्टडी होती है कि आप हर सवाल और हर चीज़ आपको नहीं आ सकती। सो हर पेपर में इस तरह होता है कि 1-2 सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं और 2-3 सवाल होते हैं जो आपको कम आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट क्वेश्चन, your last question is going to be the second best question, your second question is going to be the third best question, और जो सबसे बुरा आता है उसको आप 4th नंबर पे अटैम्प्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक टेक्निक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा होगा, मे बी यू आर गोइंग टू गेट 15 मार्क्स इन इट। सेकेंड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कम अच्छा होगा, ठीक है। योर थर्ड बेस्ट क्वेश्चन, उसमें आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे। योर थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन में 10 से 12 नंबर मिले हैं तो योर थर्ड क्वेश्चन मे गेट 10 मार्क्स और मे बी लाइक 11 मार्क्स,
और फोर्थ क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी गुड, और उसमें आपको 12 से 13 नंबर मिल जाएंगे, एंड दिस विल मेक अ गुड स्कोर विच विल बी अबव 50। 10 से 12 नंबर MCQs के अगर आप डाल लें, ठीक है। सो 50 इज़ अबव एवरेज, और अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट्स में अबव 50 हैं और 1-2 सब्जेक्ट्स में यू स्कोर अबव 60-65, सो दैट मेक्स अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट वन, सेकंड क्वेश्चन द थर्ड बेस्ट वन, थर्ड क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल कम आता है बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर सेकंड बेस्ट क्वेश्चन। Okay, so this is how you have to do the choice of questions. I want कि आप ये सब चीज़ें कहीं लिख लें। The reason is कि this is what I have learned from my personal experience. ये चीज़ें शायद आपको किसी बुक्स में ना मिलें। मेरे मानने में अक्सर लेक्चर्स के अंदर इवन जो कोर्स भी पढ़ाता हूँ या जो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, आई ट्राई नॉट टू टीच बुकिश थिंग्स, जो चीज़ें बुक्स में नहीं होती, क्योंकि बुक्स हर बंदा पढ़ लेता है, हर बंदे के पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, नोट्स मिल जाते हैं। सो आई एम हेयर टू टेल यू दोज थिंग्स जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं और जो आपको शायद बुक्स में ना मिल सकें। सो प्रेजेंटेशन, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ टू स्ट्रक्चर योर क्वेश्चंस, यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी बुक। राइट दिस डाउन समवेयर, किसी ऐसी जगह पे लिख लें जो आप पेपर से पहले सुबह के टाइम आप पढ़ के जा सकें, ताकि आपको ये चीज़ें उस टाइम पे याद रहें। मोस्ट ऑफ अस विल फॉरगेट इट इन मे बी मंथ और 2 months, बट यू नीड टू रिमेंबर इट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें हों और आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकें। आर्गुमेंटेशन का मैंने आपको बता दिया कि आर्गुमेंट आपने किस तरह से स्ट्रक्चर करने हैं। द आर्गुमेंटेशन और द डिस्कशन और एनालिसिस विल इवॉल्व फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन एंड योर डिस्कशन विल लीड टू योर कंक्लूजन, ठीक है। सो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज 3 पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग होंगे और एक में आप ये चीज़ बता रहे हैं और दूसरे में आप कोई और नेक्स्ट चीज़ बताएंगे। दे नीड टू बी कनेक्टेड, देयर नीड्स टू बी अ लिंक बिटवीन ऑल ऑफ देम। योर आर्गुमेंटेशन विल बी बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन, और उसी के अंदर जो आपने एग्जाम्पल्स दी, आर्गूमेंट्स दिए, उसी से आप अपना कंक्लूजन ड्राइव करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। जी फराज प्रिंस पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है उसके ऊपर हम आगे आएंगे, बिल्कुल वो हमारा पार्ट है उसका, एंड वी विल डिस्कस इट एज वेल। ओके, सो क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सुनने में कोई ऐसा लफ्ज़ लगता है कि पता नहीं कहाँ से आपने एक फिलोसोफर बनना है और आपने उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिटिकल थिंकिंग इज जस्ट टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। ये कोड है, ये आपने सिर्फ अपने तक रखना है। ट्राई नॉट टू शेयर इट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, बिलीव मी। मैंने अपना पूरा CSS के एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। एंड आई वांट टू श्योर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन और इसके अंदर जो है वो इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। बट लेट मी टेल यू, मैंने पर्सनली इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है एंड आई हैव गेन्ड सो मच बेनिफिट फॉर इट। सो इट्स कॉल्ड द सितंबर मॉडल। व्हाट इज़ द सितंबर मॉडल? कोई दुनिया का आप टॉपिक उठा के देख लें, देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स अबाउट इट। वट आर दोज एस्पेक्ट्स? सितंबर मॉडल के अंदर S इज़ फॉर सोशल, E इज़ फॉर इकोनॉमिक, P इज़ फॉर पोलिटिकल, T इज़ फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, M फॉर मीडिया, B फॉर बिजनेस, E फॉर एनवायरमेंटल एंड R फॉर रिलीजियस। ठीक है जी, ये 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, मीडिया, बिजनेस, एनवायरमेंटल एंड रिलीजियस। 9 एस्पेक्ट्स आपने किसी भी टॉपिक के डिस्कस कर लिए। यू हैव टू डिस्कस दीज 9 एस्पेक्ट्स एट 4 levels: ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल, national level and individual level. So this makes 36 different aspects of a topic. Let's take US Taliban peace deal. इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सोशल इम्पैक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं जी इसके? सिविल वॉर चल रही है, ठीक है जी, पीपल आर सफरिंग, वुमेन आर सफरिंग, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, सारा कुछ नहीं है, ठीक है जी। सो दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अफगानिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट इकॉनमीज इन द रीजन, कोई ट्रेड नहीं है,
कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल सोसाइटी है, लड़ते रहते हैं, सिविल वॉर का ख़तरा रहता है, देयर इज़ नॉट अ कंसेंसस गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल डोंट हैव अ वॉइस, दीज आर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसमें एज सच कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वी कैन डिस्कस कि दुनिया से मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, आर्म्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर टेक्निकल थिंग्स। Social, economic, political, technological. Then we come on to educational. How education is important in this. किस तरह से the society is suffering because there is no educational system. सारे के सारे religious जो आपकी extremism है उसकी वजह किस तरह से education है। ठीक है। Then we go to media. How media is being exploited by international agencies, international intelligence networks और ये सब चीज़ें, how things are not moving forward. ठीक है। Then we go towards business, how business is suffering, what are the important exports and imports, किस तरह से अफगानिस्तान की जो resources हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सक रहा। So if we discuss these 9 aspects at 4 different levels, these make 36 different arguments or points for one answer. और जब आप पहली दफ़ा शायद सुने कि यूएस तालिबान पीस डील के ऊपर हम क्या लिखें और आपके हाथ पैर फूल जाएं कि ओह शिट, मैंने तो जो पढ़ा था मुझे याद ही नहीं रहा और अब मैं क्या लिखूंगा। सो यू नो, डोंट नीड टू पैनिक। ओके, 9 एस्पेक्ट्स, 4 लेवल्स। ग्लोबल लेवल पे सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, दुनिया के अंदर टेररिज्म फैल रहा है, रीजनल लेवल पे अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, चाइना के अंदर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ईरान के अंदर जो है बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल पे क्या है जी, नेशनल लेवल पे इंटरनल रिफ्यूजीज़ हैं। सही है जी। सोशल लेवल के ऊपर हमने एजुकेशन, हेल्थ और ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, इंडिविजुअल इज सफरिंग, कोई राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ये सब। सो फॉर जस्ट वन एस्पेक्ट विच इज सोशल एंड वी डिस्कस्ड इट एट 4 different levels, that makes 2 to 3 pages. Okay, so September model is what I have implemented in many places जहाँ पे I did not have a clue कि मैं अब किस तरह करूँगा, how can I go about it, how do I need to write the answer. It is very useful in structuring your answer, in writing your answer and in proper argumentation. So this was critical thinking. अब जो आपको सुनने में एक लग रहा था कि critical thinking और पता नहीं हमें क्या सोचना पड़ेगा और हमें कहाँ से चीज़ें लानी पड़ेंगी, we all know things. हम सब ख़बरें पढ़ते हैं, ख़बरें सुनते हैं, देखते हैं चीज़ों को, बट वी नेवर अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर वे. सो सितंबर मॉडल जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, मीडिया, बिजनेस, एनवायरमेंटल, रिलीजियस, 9 aspects you discuss at 4 different levels, and this constitutes critical thinking. कि critical thinking क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग बॉस कि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके डिस्कस करने हैं, आर्गुमेंटेशन देनी है, उसको सपोर्ट करना है लॉजिक से, रीज़न के साथ. दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू हैव डन इट वेरी वेल. ठीक है, इट्स नॉट दैट यू कम अक्रॉस विद एनी इशू, एनी थिंग, यू कम विद जेंडर डिस्पैरिटी, इलिटरेसी, social problems, economic problems, political problems, and you can write plethora of arguments on it. आप जितने arguments चाहें बना सकते हैं. Then you need to pick the best arguments and you need to write them in the exam. Okay, so this was critical thinking part. Coming to the next part, subject selection. आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा without going into details के subjects कौन से सही हैं, हर बंदे ने कौन से रखने हैं. Whoever will join the session और लोग सेशन आगे ज्वाइन करेंगे, I'll be teaching probably international law and current affairs. तो उसके अंदर हम फिर इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे in some extra time individually भी. But subject selection के अंदर 3 preferences are very important. Number 1, the subject should be from your background. देखिए इस subject selection के अंदर हर बंदे की different opinion है. कोई बंदा आपको कहेगा कि नहीं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रख लो, कोई बंदा कहेगा नहीं ये नॉन स्कोरिंग है, इसको छोड़ दो. डोंट थिंक अबाउट इट. किसी को नहीं पता कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, किसी को नहीं पता कि नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन सा. पता सिर्फ ये है कि आप पेपर कौन सा कितना अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं.
सो नंबर 1 क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन इज, जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड है, आपका बैचलर्स है, आपका मास्टर्स है, विदाउट थिंकिंग गो फॉर इट। ठीक है जी। अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, गो फॉर फिजिक्स। अगर किसी ने एनवायरमेंटल साइंसेस में किया हुआ है, ठीक है, तो आप एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट रखें। अगर किसी ने सोशियोलॉजी में बैचलर्स किया हुआ है, ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी। अगर किसी ने मैथ्स में किया हुआ है, ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स। बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब आपने 4 साल एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है और आप पेपर में जाके उसके बारे में लिखते हैं, सो यू हैव सो मच टू राइट। ठीक है, मे बी आपको लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, या इसमें नंबर नहीं आते, या मेरे से नहीं हो पाएगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट मच बेटर देन अदर सब्जेक्ट्स जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है। सही है जी। सो फॉर इंस्टेंस आपने स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो है ना वो मास्टर्स किया हुआ है और आप रख लेते हैं सोशियोलॉजी, सो जितना मर्जी आप पढ़ लें, यू कैन नॉट कम्पीट समवन हु हैज स्टडीड स्टेटिस्टिक्स एंड हु हैज ऑप्टेड फॉर स्टेटिस्टिक्स, एंड यू कैन नॉट कम्पीट समवन कि जिसके सोशियोलॉजी के अंदर जिसका बैचलर्स है और उसी के अंदर जिसका मास्टर्स है। ओके, सो नंबर 1 क्राइटेरिया इज, जो आपका बैकग्राउंड है, आंखें बंद करके आप उस सब्जेक्ट को रखें। अगर ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं आपको मिल रहे कि जिसमें आपका बैकग्राउंड है, गो फॉर द सब्जेक्ट्स जिसका आपका टेम्परामेंट है, सब्जेक्ट्स विच यू लाइक। कुछ लोगों को मैथ्स का शौक होता है, कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स का शौक होता है, कुछ लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस का शौक होता है, कुछ को पॉलिटिकल साइंस का शौक होता है। सो अपने टेम्परामेंट और अपने बैकग्राउंड की बेसिस पे आपने सिलेक्ट चूज़ करने हैं सब्जेक्ट्स को। अब ये दोनों क्राइटेरियाज आपने पूरे कर दिए, बट स्टिल यू आर लेफ्ट विद 100 to 100 मार्क्स और आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, देन गो फॉर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो फिलर्स हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज़ है, जनरल सब्जेक्ट है, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, थोड़े टाइम में पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली जिसने जेंडर स्टडीज़ के अंदर बैचलर्स किया, आप उसको तो नहीं कम्पीट कर पाएंगे, बट यू कैन स्कोर अ गुड स्कोर में भी लाइक 60-65 अगर आप मेहनत करें और बेहतर तरीके से तैयारी करें उसकी। तो अगर आपका बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट में है, गो फॉर दैट सब्जेक्ट। ठीक है। महनूर जमशेद इज़ आस्किंग कि आईआर और पॉलिटिकल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है। देखिए, मैंने आपको यही बताया, पहली चीज़ ये कि आपका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा, आई एम फ्रॉम द सेम लीग, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके इंटरनेशनल रिलेशंस रखा, दो आई डू नॉट हैव ऑप्शंस। तो सेकंड जो मैंने सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज़ किया दैट वाज फिजिक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस हर्ट मी सो बैड, मेरे 200 में से 92 मार्क्स आए इंटरनेशनल रिलेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस आई चूज फिजिक्स एज द सेकंड सब्जेक्ट फॉर 200 मार्क्स। दो के बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिजिक्स जो है वो बड़ा ही नॉन सब्जेक्ट है और बहुत लंबा कोर्स है और नहीं हो पाता। आई स्कोर्ड 137 इन इट एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्स, क्योंकि ऑल माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इज इन साइंस। ओके, सो आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड है, ट्राई टू सिलेक्ट दो सब्जेक्ट्स, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। 4 साल जिन लोगों ने बीबीए किया है वो कोशिश करें कि अकाउंटिंग रखें, ठीक है, उसके साथ वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखें, उसके साथ मर्केंटाइल लॉ रखें, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो कोशिश करें कि इकोनॉमिक्स रखें। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं इकोनॉमिक्स मत रखना, आप जहाँ पे भी जाएंगे वो यही कहेंगे कि नहीं जी इकोनॉमिक्स मत चूज़ करें क्योंकि अकेडमीज़ में पढ़ाई नहीं जाती और आपको कौन पढ़ाएगा। सही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हर चीज़ की बुक्स अवेलेबल हैं, आपने 4 साल एक कोर्स पढ़ा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑप्ट फॉर इट। ठीक है जी। बिल्कुल आपने 1500 अकेडमीज़ में जाएंगे, वी डोंट रिकमेंड यू कि आप कोई जो है ना सब्जेक्ट इसलिए ना पढ़ें क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। अब जिस तरह मेडिकल बैकग्राउंड है, देखें, सो इसके अंदर द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ नॉट देयर कि जी आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो सेकेंड इज़ कि फिर आपने अपना टेम्परामेंट देखना है। इफ़ यू लाइक पॉलिटिकल साइंस, गो थ्रू द सिलेबस और आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ अपीलिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, सो दैट यू कैन डेवलप योर इंटरेस्ट इन इट और अब फिर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब आपको मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस ज़्यादा बेहतर लगता है और आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पसंद है जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन याद करने हैं, पॉलिटिकल थॉट याद करनी है और चीज़ें पढ़नी है, गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ़ यू थिंक कि आपको पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको जो पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, you understand them easily, then go for political science. Okay, so therefore there are 3 criteria. Number 1, your academic background. Number 2, your area of interest.
नंबर 3, अगर ये दोनों फेल हो जाएं तो गो फॉर दी स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो जनरल ट्रेंड है, 2 साल एक सब्जेक्ट स्कोर देता है और तीसरे साल वो बिल्कुल स्कोर नहीं देता. ओके, सो दीज आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज. डू नॉट गो इनिशियली बाय दिस थॉट कि जी हम तो वो सब्जेक्ट रखेंगे जो कि स्कोरिंग है. इट्स नॉट लाइक दैट. डो नॉट थिंक कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है. इट्स जस्ट अ थॉट. नो वन नोज, इवन एफपीएससी चेयरमैन को भी नहीं पता होगा कि अगले साल कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है और कौन सा नहीं होगा. ठीक है जी. सो नंबर 1, गो फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू हैव एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ. नंबर 2, इफ यू डोंट हैव एकेडमिक बैकग्राउंड और आपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, गो फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग. नंबर 3, अगर आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो गई हैं और आपने फिर स्टिल चूज़ करना है तो जनरली जो स्कोरिंग है वो चूज़ कर लें. इंटरनेशनल लॉ स्कोरिंग है, जेंडर स्टडीज़ बेहतर है, एवरेज मार्क्स दे देता है, सोशियोलॉजी पास करा देता है, यूएस हिस्ट्री भी पास करा देता है. ठीक है, 1-2 साल से लो स्कोरिंग चल रहा है, दरमियान में 2018 में अच्छे मार्क्स आए हैं यूएस हिस्ट्री में. ठीक है, सो देन यू हैव टू गो बाय दिस आइडिया. थर्ड थिंग इज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़ने हैं, सबसे पहले मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एफिशिएंटली. जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है, मोर देन एकेडमी, मोर देन एनीथिंग एल्स, देयर आर 2 books which you need to find out for that subject. One book will be according to the syllabus. मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो एज पर सिलेबस हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक एंड दे एंड ऑन फर्स्ट टॉपिक. गो टू दी बुक शॉप, वहाँ जाके आप 4-5-6 बुक्स देखें जो कि लोकल ऑथर्स की, डिफरेंट अकेडमीज़ की, डिफरेंट जगहों ने बनाई हुई हैं, विच आर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. CSS का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके मुताबिक पहले टॉपिक से वो शुरू होते हैं और आखिरी टॉपिक तक जाते हैं. एक बुक आपने वो ख़रीदनी है. सेकेंड बुक विल बी ऑफ इंटरनेशनल ऑथर, जिसमें के मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो रहे हों. ओके, सो वाई फर्स्ट बुक? फर्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट कि दैट बुक इज़ योर की बुक, योर गाइड फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. कि आपको उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पता हो कि आप अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है जी. सो फर्स्ट बुक विल बी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, वो आपकी बेसिक बुक है, कोर बुक है, जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी स्टडी बेस कर रही है. सेकेंड बुक विल बी ऑफ एन इंटरनेशनल ऑथर, जिसमें आप थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें आप आइडियाज़ लेंगे और उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलें, राइट इट ऑन द फर्स्ट बुक, जिसको आप मार्जिन्स के अंदर हेडिंग्स बना के कहीं पे भी उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं. वाई दिस? बिकॉज पेपर CSS के इस तरह से होते हैं कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप आखिरी दिन 4 किताबें पढ़ के जा सकें. एंड बिलीव मी ऑन दैट कि पेपर से पहले आपने सिर्फ जो एक दिन पढ़ा होता है, आप सिर्फ वही पेपर में लिख सकते हैं. बाकी आपकी जनरल नॉलेज है वो बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है. बट रीप्रोड्यूस करने के लिए जब एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आपने जो चीज़ पेपर से पहले रिवाइज की होती है, पढ़ी होती है, मे बी 2-3-4 days बैक, यू आर ओनली एबल टू रीप्रोड्यूस दैट इन पेपर. जो आपने 6 महीने पढ़ा था, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 6 महीने पुरानी चीज़ पढ़ी हुई पेपर में लिखते हैं. एटलीस्ट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मे बी फॉर समवन एल्स इट्स पॉसिबल कि 6 महीने पहले अगर किसी ने कुछ पढ़ा तो मैं. सो दैट वन बुक विल बी योर गाइड, जो कि आप आखिरी दिन पेपर से पहले पढ़ के जाएंगे. उस बुक के अंदर हेडिंग्स बनी होंगी, उस बुक के अंदर रेफरेंसेस गिवन होंगे जो कि आपने खुद लिखे होंगे, उस बुक के अंदर हर टॉपिक होगा, तो आप हर टॉपिक पढ़ के जाएंगे. ठीक है जी. एंड दैट रेफरेंस बुक विल बी फॉर द रीज़न, वो कोई नोट्स अच्छे हो सकते हैं, वो कोई रेफरेंस बुक हो सकती है कंपाइल्ड फॉर्म में. दैट विल बी योर एक्स्ट्रा बुक, जिसके अंदर से आप यू कैन से कि एक्स्ट्रा कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, विच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. ओके, सो this is another very important thing while preparing for CSS. नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, इट्स अ गुड थिंग. मैंने पर्सनली नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास 3 से 4 महीने थे एंड इट वाज नॉट वायबल फॉर मी कि मैं अब नोट्स बनाने बैठ जाऊँ. सो आई जस्ट चोज वन बुक
एक एक्स्ट्रा बुक होती थी मेरे पास, रेफरेंस बुक, जिसके अंदर से मैं चीज़ें पढ़ के अपनी जो मेन बुक थी उसके ऊपर हेडिंग्स की फॉर्म में और रेफरेंसेस की फॉर्म में लिखता जाता था। सो बाय द फाइनल डे आई हैड दैट वन बुक जिसके अंदर रेफरेंसेस भी हैं, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल्स भी खुद लिखी हुई हैं, जिसके अंदर हेडिंग्स भी बनी हुई हैं और जिसके अंदर हर टॉपिक कवर्ड है। सो दैट वाज माय की बुक। पेपर देने से जाने से पहले 2 से 3 घंटे में मैं उस पूरी बुक को एक दफ़ा गो थ्रू करता था, जस्ट टर्निंग पेजेस, क्योंकि अगर आपने एक किताब से पढ़ा हो इट्स वेरी ईजी टू रिवाइज, आप बड़े आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं डू मेक देम, बट मुझे उसका ना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, सो आई डिड नॉट मेक दैम। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज़ अच्छा कि आप लोगों के जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं मे बी आई वोंट बी एबल टू आंसर देम राइट नाउ, बट जनरल क्वेश्चंस आपके हैं, प्लीज़ आस्क देम, वो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। बट ये पर्सनल क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द 1st ऑफ जून। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो अब ये अगर आपके पास एक किताब होगी और आप 3-4 महीने एक किताब अच्छी तरह पढ़ लेते हैं विद वन रेफरेंस बुक एंड लास्ट 15 to 20 days यू जस्ट रिवाइज दोज मे बी लाइक 10 or 12 बुक्स जो कि आपने एक एक किताब रखी हुई है, सो 4 to 5 months आर सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। डोंट पैनिक कि जी हमारे पास तो 4 महीने रह गए हैं, 5 महीने रह गए हैं, अब हम क्या करेंगे, मर गए लुट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने तैयारी करके भी एग्जाम दिए हैं, डज नॉट मैटर। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2 साल जिन्होंने एफर्ट किया है, दो आई रियली होप एंड प्रे कि उनका हो जाए, बट बाजुकात नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज नॉट एनी क्राइटेरिया कि आपने कितना टाइम लगाया है। ओके जी। सो टाइम जनरली फॉर प्रिपरेशन रिकमेंडेड टाइम इज 6 to 7 months, बट अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे तरीके से तैयारी कर लें इट्स सफिशिएंट। सो that was all. Today's lecture was for 1 hour. I got 1 hour's time, और next time inshallah hopefully we meet और हम किसी subject को discuss करेंगे। I am thinking of giving a lecture on foreign policy of Pakistan based on my personal experiences, based on my analytical approach, to give you a practical aspect rather than a bookish aspect, ताकि आपकी understanding जो है वो बेहतर हो सके। सो सब्जेक्ट सिलेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, टाइम डिस्कस कर लिया, लाइव वेबिनार होगा 1 जून को, ट्राई टू रजिस्टर, ज्वाइन आवर सेशन, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन, वी हैव अ वेरी गुड फैकल्टी, 3-4 लोग हैं, दे आर माई बैचमेट्स एज वेल, वेरी कैपेबल पीपल एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट। एंड you can call Ehsan Saab, his number is on the Facebook page, and you can get yourself registered. Now I will give 10 minutes to your questions. Try not to ask individual questions. थोड़े general questions अगर आप पूछें regarding specially paper attempt, क्योंकि this lecture was particularly regarding paper attempt. Subject selection वो हर बंदे का एक individual होता है। You can ask Ehsan Saab, he can join me to you, and then we can discuss personal subject selection कि हर बंदे ने क्या करनी है। MA पाकिस्तान स्टडीज़ और MA हिस्ट्री विच यू प्रेफर, देखिए मेरा इसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, सो आई कैन नॉट रिकमेंड। नेक्स्ट इज़ महनूर पूछ रही हैं, एनी वन मोर थिंग सर इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन अकेडमी। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अकेडमी ज्वाइन करना लाजमी है या नहीं? ऑब्वियसली लाजमी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग अकेडमी नहीं ज्वाइन करते, बट द थिंग इज़ कि हम में से बहुत सारे लोग जब CSS करने आते हैं तो वो एकेडमिक कैरियर छोड़ चुके होते हैं और प्रोफेशनल उसके अंदर लाइफ के अंदर होते हैं। सो इन ऑर्डर टू कम बैक टू एकेडमिक कैरियर, academy is very important. 3 to 4 months are very important in academy for 2 reasons. First is कि you know get clear in your mind और you find a path, और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है एकेडमी में कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़नी है, मैंने किन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, मैंने किन चीज़ों पे जोर देना है. एंड सेकेंड थिंग इज फॉर सम टाइम 3 to 4 months when you are surrounded by people who are aspiring for the same thing as you do, this creates an environment around you, it creates a competition around you, and this is the competition which forces you to work harder to do more. Okay, so it's a personal preference, but I personally would recommend academy, क्योंकि मैंने खुद भी ज्वाइन की थी, मैंने खुद भी पढ़ा था,
आई बेनिफिटेड फ्रॉम इट। आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आपको 3 4 5 लोगों से डिस्कशन करने का मौका मिल जाता है, आपका एक स्टडी ग्रुप बन जाता है 4 5 लोगों का जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड यू मीट सिमिलर पीपल जिनका सेम माइंडसेट है, जिनका सेम एम्बिशन है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो अकेडमी ज्वाइन करें, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड। देन द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम नूर इज कि सर प्लीज़ गाइड रिगार्डिंग वोकेबलरी ऑल्सो। अच्छा देखिए, वोकेबलरी जो है ना, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। इन योर प्रिपरेशन कोशिश करें कि आप डेली सुबह आधा 1 घंटा अखबार पढ़ें, ठीक है। जब आप अपना कोर्स की बुक्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑथर की एक बुक साथ पढ़ेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेवलप वोकेबलरी। अब वोकेबलरी एक तो वो है जो आपसे प्रेसी के पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज पूछने हैं, 10 नंबर के जो एमसीक्यूज पूछने हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो आपको सैट की वर्ड लिस्ट है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, पास्ट पेपर से तैयारी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जनरल वोकेबलरी CSS के एग्जाम के लिए। देखें, आपको कोई हाई फाई वोकेबलरी लिखने की ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू बी सिंपल इन योर एक्सप्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छे वर्ड्स लिखे होने चाहिए, वर्ड्स की चॉइस होनी चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। कोई आपने फिलोसॉफिकल वोकेबलरी यूज़ नहीं करनी, कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड वोकेबलरी यूज़ नहीं करनी जो शायद एग्जामिनर को भी ना आती हो, ठीक है। आपका इंग्लिश का पेपर तो शायद ऐसा बंदा चेक करेगा कि जिसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती हो, लेकिन बाकी के पेपर्स आपने जनरल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में चेक करने हैं, जो मे बी लाइक पाकिस्तान अफेयर्स के टीचर हैं, जो करंट अफेयर्स के टीचर हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं अपने फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज वेल। सो यू हैव टू राइट सिंपल गुड वोकेबलरी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउट ऑफ द ब्लू ऐसे वर्ड्स आप लिख के या याद करने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो शायद किसी को आते ही ना हो, और बजाय के फ़ायदा देने के वो आपका काट दे या वो आपको गलत कर दे। सिंपल इन योर एक्सप्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। देयर इज़ नो नीड कि आपको बहुत एक्सटेंसिव डिक्शनरी से वर्ड्स लिख लिख के याद करना शुरू कर दें कि मैं इसका भी सिनोनिम लिख दूँ और मैं इसका भी सिनोनिम लिख दूँ। नहीं, द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ वट एवर कम्स टू योर माइंड यू शुड बी एबल टू नरेट इट इन योर राइटिंग, कि जो आप सोच रहे हैं वो आप पेपर पे लिख सकें, बस उन थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। दैट वोकेबलरी इज सफिशेंट। उसमें गलती ना हो, ठीक है, टेंसेस की गलती ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बजाय कि आप बहुत मुश्किल वोकेबलरी यूज़ करें, हर दूसरे वर्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हों, गलतियाँ हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक ना हो, वर्ड का यूज़ गलत हो, इससे बेहतर है कि आप सिंपल वोकेबलरी यूज़ करें, क्लियर वोकेबलरी यूज़ करें और एक्यूरेट और ठीक हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। विच सब्जेक्ट्स फॉर मेडिकल प्रोफेशन विल बी बेस्ट इन ऑप्शनल एंड कंपल्सरी से? कंपल्सरी तो जी आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगी, बट दिस इज़ मोर ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग कि 600 नंबर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना हर बंदे का डिफरेंट, उसके अंदर क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इफ़ यू विल ज्वाइन आवर सेशन तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आकिब फैज़ान पूछ रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है जी आप हैं, एंड बुक्स, बिल्कुल ये हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बुक्स और सब चीज़ें व्हेन यू विल ज्वाइन द सेशन तो हम इनको डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की जितनी बुक्स रिकमेंड कर सकूं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आई विल लेट यू गाइज नो अबाउट इट, बिकॉज मोर देन 2 बुक्स आर मोर देन नेसेसरी, एंड एक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। सो ट्राई टू चूज़ 2 बुक्स विच इज़ आइडियल। एक आपकी लोकल ऑथर की हो विच विल बी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एंड 1 बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑथर जिसमें आपकी अच्छे आइडियाज़, थ्योरीज और वह सब चीज़ें गिवन हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडो पाक हिस्ट्री एंड US हिस्ट्री, मान कह रहे हैं इस वक्त शायद हम इसको डिस्कस ना कर सके, बट इन द फ्यूचर वी विल डिस्कस इट। अच्छा जी, फराज पूछ रहे हैं कि मेरे कौन से ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स थे। मैंने जी फिज़िक्स चूज़ किया था विच रियली पेड मी ऑफ बिकॉज आई हैड बैकग्राउंड इन इट, आई हैड अ गुड सेंस ऑफ इट। आई चोज़ इंटरनेशनल रिलेशंस भेड़ चाल में, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं। आई सफ़र्ड बिकॉज ऑफ इट, मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया उसमें। आई चोज़ इंटरनेशनल लॉ, आई स्कोर्ड एवरेज इन इट, एंड आई ऑप्टेड फॉर पंजाबी। पंजाबी के अंदर भी मेरा एवरेज स्कोर था। What saved me is my academic background कि I had a background of science,
तो मेरी एवरीडे साइंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए, above 70. I scored 73 in it, and physics. So these were the subjects which saved me. So I always tell everyone, try to choose those subjects which are from your academic background. They are the best option you have. फारूक पूछ रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से, अगेन अ पर्सनल क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इट इन फ्यूचर. आई एम रियली सॉरी कि मैं ये आंसर्स आज आंसर नहीं कर रहा, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव लिमिटेड टाइम और हर बंदे का इस तरह से डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. थैंक यू सो मच जमशेद फॉर एडमायरिंग माई आंसर्स. साद अहमद पूछ रहे हैं, विल द एकेडमिक प्रोसेस बी इंटायरली ऑनलाइन और विल इट शिफ्ट टू अ फिजिकल लोकेशन. देखें जी, इस तरह से है कि अभी तो अनटिल दिस कोरोना परसिस्ट तो ऑनलाइन ही होगा होपफुली एकेडमी का सेशन. बट सिंस आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो आई विल बी टीचिंग ऑनलाइन टिल माई कोर्स एंड्स. और जो लोग शायद कराची में अवेलेबल हों उनकी क्लासेस कैंपस पे हो जाएंगी, बट आई विल बी इन इस्लामाबाद, तो आई विल बी गिविंग मोस्ट ऑफ माई लेक्चर्स ऑनलाइन. और आई विल ट्राई टू अरेंज अ बोर्ड, वाइट बोर्ड और समथिंग, कि मैं आपको बोर्ड के ऊपर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, प्रॉपर स्लाइड्स आपकी बना सकूँ, and try to give you as much content as possible from my side. I am also not from Karachi, Saad, so hopefully I'll be giving lectures online. Okay ji, that was all for today. I hope you like the lecture. If you have any queries, you can always text me on my Facebook, and maybe you can text Ehsan Sab as well. If you get registered with the Toppers Academy, you will get my number. You can contact me anytime, and thank you so much for being here. Ya fi aman Allah ji.